नमस्कार दोस्तों। तो मैं दिनेश मिश्रा आज आयोग का सेकेंड चैप्टर यानी पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो दोस्तों आज हम आयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कल मैंने आपको एक संरचना बताई थी, ठीक है दोस्तों। मेरी बात बस 1 मिनट आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि आयोग पढ़ना बहुत आसान है। आयोग बहुत सरल चीज़ें हैं, कोई बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं है। हिंदी में लिखा हुआ है, सब चीज़ें हमें समझ में आती हैं। कठिन क्या है, कल भी मैंने बोला था कि सबकी प्रकृति एक सी है, सब एक से दिखते हैं। और उन 100 में जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सबसे सरल हो, तो अधिकांश लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन पूछा किसका है। अगर मान लो सिंपल ये पूछ लिया जाए कि अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ था, तो क्योंकि उसने महिला आयोग का गठन भी पूछा है, महिला आयोग भी पढ़ा हुआ है, बाल संरक्षण आयोग भी पढ़ा है, जनजाति आयोग भी पढ़ा हुआ है, सब आयोग पढ़ा हुआ है और सबका कोई ना कोई सन है। तो इतने सारे सनों में एक सन निकालना बहुत कंफ्यूजन होता है। और विशेषकर जब हमारी परीक्षा का दबाव हम पर बहुत ज्यादा होता है, जब हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं, तो फिर हमारे हाथ पैर फूलने लगते हैं, सांसें बढ़ जाती हैं। और फिर 93 भी लगता है, 2004 भी लगता है, 14 भी लगता है, 15 भी लगता है, ये भी लगता है, वो भी लगता है। तो दोस्तों ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें पढ़ाई का हमेशा ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा जहां से स्पष्ट वो आंसर खुद चीख चीख कर बोले कि मैं मतलब कि मैं ही 93 94 वो बोला के बोले कि अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन इस समय हुआ था। मतलब वो स्पष्टता लाना ही हमारा क्लास में पढ़ाने का उद्देश्य है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कल जो हमने पढ़ाया था थोड़ी सी उसकी रूपरेखा देख लेते हैं। कल हमने सबकी संरचना अलग की थी। तो देखो दोस्तों कैसा किया था कि हमने इसको रखा था संसद। ये क्या है दोस्तों? संसद। संसद के नीचे हमने रखा था सचिवालय, करेक्ट है। अब सचिवालय के नीचे हमने एज्यूम किया था कि राज्य होता है और राज्य के नीचे होती है जनता, ठीक है दोस्तों। तो अब फिर से देखो, सचिवालय के ऊपर संसद और संसद की हेल्प के लिए या संसद के लिए निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। दोस्तों इसके बाद हमने किया था सचिवालय और सचिवालय के लिए हमने किया था यूपीएससी। ये था यूपीएससी। इसके बाद दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच में था नीति आयोग। ये था दोस्तों नीति आयोग। फिर हम पहुंचे थे राज्यों में। तो राज्यों में हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया ये था महिला आयोग। क्या था दोस्तों? महिला आयोग, ठीक है। इसको अपन ने एज्यूम किया था। दोस्तों ये चित्र मैं आपकी सुविधा के लिए बना रहा हूं, आपको लगे जरूर कि ये चित्र हल्के हैं, क्वालिटी हल्की है, उस पर ध्यान मत देना। ये कितने इंपॉर्टेंट आपके लिए मार्क के लिए हैं, कितने आपको मार्क ऑब्टेन कर पाते हैं, दिलवा पाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन ने देखा था कि ये महिला है। महिला से आगे चलते हैं तो ह्यूमन, सब ह्यूमंस हैं। और ह्यूमन को हमने 3 कैटेगरी में बांटा था दोस्तों। एक तो अपन ने बांटा था एससी और एक बांटा था एसटी, ठीक है दोस्तों। तो ह्यूमन हो एससी, एसटी और ओबीसी, करेक्ट है। ये संरचना थी हमारी। हम आगे बढ़ते हैं तो महिला से हम आगे जब बढ़ा था तब हम महिला से सोचा, एज्यूम किया था बच्चे, ठीक है दोस्तों, छोटे मोटे प्यारे से बच्चे। और फिर इसके बाद हमने प्रकृति को किया था, पेड़ पौधों को किया था और इसके बाद हमने किया था कृषि को, खेती को, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है? ये महिला आयोग, ये ह्यूमन राइट कमीशन, ये एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, ये बाल संरक्षण आयोग, ये हो गया बाल संरक्षण आयोग, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका एनजीटी और दोस्तों ये हो गया आपका खाद्य संरक्षण आयोग, ठीक है। अब इन पर नजर रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए भी बनाया गया है। तो सबसे पहले है कैग। कौन सा है दोस्तों? कैग। दूसरा इसके बाद है सीवीसी, सतर्कता आयोग। और तीसरा दोस्तों है आरटीआई एक्ट के तहत सीआईसी, सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। तो ये थी दोस्तों हमारी संरचना, ठीक है। तो इस संरचना के तहत हमको पढ़ाई करनी है। तो चलो दोस्तों अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, एक एक से करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले दोस्तों
मैं इनका क्लासिफिकेशन करता हूं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं इनकी प्रकृति के आधार पर। तो आज हम सबसे पहला लेक्चर में देखेंगे इन सब की प्रकृति क्या है। तो दोस्तों देखते हैं, चालू करते हैं। ये स्ट्रक्चर तो आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों प्रकृति को अगर से देखा जाए तो एक संस्था होती है संवैधानिक। क्लियर है दोस्तों? तो एक संस्थाएं होती हैं संवैधानिक और एक संस्था होती है वो कहलाती है संविधानेतर। ये कहलाती है दोस्तों संविधानेतर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। ये कहलाती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और इसको कहा है दोस्तों एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो जितनी भी बॉडी हैं दोस्तों सभी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक कहला जाती है दोस्तों एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है? तो संवैधानिक संस्थाएं हैं या संविधानेतर संस्था है, इतने जितने आयोग और जितनी बॉडी हैं इनको प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जा रहा है? दो। एक को कहा जाता है संवैधानिक संस्थाएं और एक को कहा जा रहा है संविधानेतर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। पहले इनका अर्थ समझ लो, बहुत ज्यादा गप्पे नहीं मारनी है, चर्चा नहीं करनी है। संविधान में जिनका वर्णन है और जिनका निर्माण संविधान के प्रावधान के अनुरूप हुआ है वो सभी संस्था, अधिकारी, पद जो भी हैं वो सब कहला जाता है संवैधानिक। जो निर्मित हुई है, एग्जिस्ट करती हैं, पर उनका उल्लेख संविधान में, भारतीय संविधान में नहीं है, उन्हें कहा जाता है संविधानेतर अर्थात संविधान से इतर। इतर यानी अलग, पृथक। हाँ, इस बात को जरूर ध्यान रखना, संवैधानिक और गैर संवैधानिक नहीं, क्योंकि गैर संवैधानिक यानी संविधान की प्रकृति के विरोध में। मतलब यह है कि संविधान में लिखा है कि भारत में एक व्यक्ति, एक नागरिक, एक व्यक्ति को एक नागरिकता मिलेगी, पर अगर एक व्यक्ति को 4 नागरिकता लागू करें तो वो संविधान का उल्लंघन कहलाएगा, तब उसे कहा जाएगा गैर संवैधानिक, असंवैधानिक। तो दोस्तों ये असंवैधानिक, गैर संवैधानिक, इलीगल वाली बात है, पर इसका मतलब है संवैधानिक यानी संविधान के अनुरूप, और संविधानेतर का मतलब है संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, संविधान से अलग। अब जो संविधानेतर संस्थाएं हैं दोस्तों, जो संविधानेतर संस्थान है दोस्तों, इनके भी दो प्रकार हैं। एक है वैधानिक और दूसरी है कार्यकारी। दूसरी है दोस्तों कार्यकारी। तो जितने भी वैधानिक संस्था हैं, जितनी भी कार्यकारी संस्था हैं, वो सबकी सब किसके अंतर्गत आती हैं? संविधानेतर के अंतर्गत। वैधानिक जो संस्था है दोस्तों, वैधानिक को एक और शब्द बोला जाता है संविधिक। क्या कहा जाता है दोस्तों? संविधिक। तो संविधिक का अर्थ क्या है? संसद की विधि के द्वारा, संसद की विधि के द्वारा। तो दोस्तों अब इससे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, हमारे यहां किसी संस्था के गठन के लिए, किसी चीज के निर्माण के लिए 3 बॉडीज हैं। ठीक है? सबसे पहली जो बॉडी है तो दोस्तों हमारा खुद का संविधान, ये रिटन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके द्वारा जो निर्मित किया गया है संविधान, उसके द्वारा भी संविधान के संस्थाओं का गठन होता है। दूसरा, इस संस्था को गठन करने का दूसरा काम किसका है? संसद का। दूसरा काम किसका दोस्तों? संसद का। तो एक संविधान से, एक संविधान से गठन हो सकता है, एक संसद से गठन हो सकता है, और दूसरा दोस्तों, मान लो सरकार है और सरकार को लगता है कि कोई काम करना जरूरी है, कोई संस्था का गठन करना जरूरी है, तो सरकार बिना संसद के अनुमति के भी अपने आदेश से भी गठन कर सकती है। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों, तो हमारे देश में 3 प्रकार की संस्थाएं बन सकती हैं। संसद
की अनुमति से बना तो वैधानिक या संवैधानिक। अगर खुद सरकार ने बना लिया तो उस संस्था को बोलेंगे कार्यकारी, और संविधान के अनुरूप बना तो वो कहलाएगी संवैधानिक या संवैधानेतर। क्लियर है? तो हमारी जितनी भी बॉडी है वो 3 प्रकार की हैं। एक तो पहले संवैधानिक और संविधानेतर। तो चाहे वैधानिक हो चाहे कार्यकारी, वो दोनों किस में आएंगे? संविधानेतर, संविधान से इतर। तो ध्यान में रखना है, केवल एक याद रखना है दोस्तों, ये वाली नीति आयोग, कार्यकारी आयोग ये है, तो ये बस किससे गठित है? कार्यकारी आयोग के रूप में गठित है। मतलब इसका गठन ना संसद ने किया है, ना इसका गठन हमारे संविधान में है, ना इसका गठन पूरी नीति नियम से किया गया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में लाल किला से सीधे डिक्लेयर कर दिया था कि आज के बाद योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह नई संस्था एक्टिव की जाएगी जिसका नाम होगा नीति आयोग। तो मतलब सरकार स्वयं गठित कर दी इसको, तो ये कहलाएगी कार्यकारी संस्था। तो केवल एक ही है, याद रखना है, वो कौन सी है? नीति आयोग, जो कौन सी है? कार्यकारी। इसके अलावा दोस्तों हमने पढ़ा इलेक्शन कमीशन, हमने पढ़ा यूपीएससी, ये सब संविधान में वर्णित है। आर्टिकल 324 में, आर्टिकल 315 में, ये एससी है, एसटी है, ओबीसी है। ये आर्टिकल 338, ये आर्टिकल 338 ए और ये आर्टिकल 338 बी इन आर्टिकल में है, प्लस कैग है, तो कैग आर्टिकल 148 में। तो दोस्तों ये और इनके राज्य स्तरीय संस्थान ये सब संवैधानिक है। इलेक्शन कमीशन, राज्य इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, राज्य यूपीएससी, एससी, एसटी, ओबीसी, प्लस कैग 148, ये सब के सब कौन सी हैं दोस्तों? संवैधानिक है। इनको छोड़ दिया जाए और नीति आयोग को छोड़ दिया जाए तो जितने हैं सबके सब कैसे कहलाएंगे? वैधानिक या संवैधानिक। क्या कहलाएंगे? वैधानिक या संवैधानिक। और नीति आयोग कहलाएगा कार्यकारी। और अगर ये संवैधानिक को छोड़ दिया जाए तो नीति आयोग और वैधानिक सब मिला के कहा जाएगा संविधानेतर। तो दोस्तों ये सब के सब क्या कहलाएंगे? संविधान से इतर। तो मुख्य रूप से पूरे आयोगों को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। संवैधानिक, तो संवैधानिक में कौन सा आएगा? इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, नीचे आओ तो एससी, एसटी, ओबीसी, और वहां चलो तो कैग। बस ये है संवैधानिक। जितने बचे सब संविधान इतर। अब उसमें संविधान इतर में हम देखें तो उसमें कैसे आएंगे? उसमें पहला आएगा आपका संविधिक और दूसरा आएगा कार्यकारी। तो एक बस याद रखना है कार्यकारी, कौन सा? नीति आयोग। ठीक है, बाकी सबके सब संसद की विधि से निर्मित है। पहले सीबीसी 1964 में जब बना था, संतानम समिति की सिफारिश पर 1963 की समिति बनी थी, उसके बाद वो कार्यकारी आदेश से कार्यकारी संस्था थी। बाद में उसको संसद से 2003 में पारित करवा लिया गया और वर्तमान में वो भी कौन सी है? वैधानिक या संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब होता है संसद की विधि के द्वारा निर्मित। तो दोस्तों मुझे बिल्कुल स्पष्ट है, समझ में आ गया होगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अगर मैं पूछूं एनजीटी क्या है, तो एनजीटी कौन सा है दोस्तों? अगर 2 कैटेगरी में पूछा कि संविधान है या संविधान इतर है, तो संविधान इतर है। ठीक है दोस्तों। अब संविधान इतर में भी 2 कैटेगरी है, एक कार्यकारी है, एक संविधिक है। तो कौन सी है ये? संविधिक है। अधिनियम के तहत, संसद के विशेष अधिनियम के तहत गठन हुआ है तो संविधिक है, क्योंकि कार्यकारी का तो बस एक ही याद रखना है। कार्य कौन सी है? नीति आयोग। नीति आयोग ही कार्यकारी है, बाकी कोई सभी कार्यकारी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम और आगे इसको, तो दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं। अपन ने पहले तो कैटेगराइज कर लिया कि कौन सी कार्यकारी है, कौन सी संविधिक है और कौन सी संविधान इतर है। अब दोस्तों इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है जो क्वेश्चन में सबसे अधिक पूछा जाता है। एक बार उसको कंफर्म करते हैं अपन दोस्तों, गठन। सबसे पहले बात करते हैं गठन। किस संस्था का गठन कब हुआ, किस धारा के तहत हुआ, उसको देखते हैं दोस्तों। एक बार करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता है। तो दोस्तों यहां से चालू करते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन। तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी 2 और तीसरा है दोस्तों कैग। ये 3। तो दोस्तों ये 3 सबसे पुरानी संस्था हैं। 3 सबसे पुरानी संस्था हैं। कौन कौन सी 3 संस्था पुरानी है? इलेक्शन कमीशन, शुरुआत में ही इलेक्शन की जरूरत पड़ी थी, तभी तो देश के सरकार का निर्माण हुआ, वरना देश चलाता कौन आजादी के बाद?
तो इलेक्शन कमीशन हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया और कैग संवैधानिक संस्था भी है और तीनों के तीनों दोस्तों तीनों की तीनों सबसे पुरानी है। तो इनकी डेट याद रखना है दोस्तों 26 जनवरी 1950। ये तीनों का निर्माण हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950। अब ये तीनों में दोस्तों याद करो कौन सी संस्था है जो सबसे पहले चाहिए, तो सबसे पहले चीज चाहिए दोस्तों इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन की इनसे एक दिन पहले शुरुआत हो गई थी, तो 26 जनवरी 1950 को सब बना था, इलेक्शन कमीशन बस बन गया था 25 जनवरी को। तो सब तीनों के तीनों का गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ है दोस्तों 25 जनवरी 1950 को। अब थोड़ी सा देखते हैं ये कहां पर है संविधान के, तो दोस्तों ये है भाग 14 में। किसमें है? भाग 14 में। और दोस्तों ये है भाग 15 में और दोस्तों ये है भाग 5 में। ये तीनों संस्थान संविधान में है, तो भाग 5 में, भाग 14 में, भाग 15 में। याद हो जाएगा। यूपीएससी का गठन है आर्टिकल 315 के तहत, इसका गठन है आर्टिकल 324 के तहत। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार अपन सीधा सीधा बोलते 324 से लेकर 325 तक 29 तक, ध्यान रखना हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है? इलेक्शन कमीशन है 324 में। इलेक्शन कमीशन के प्रावधान 324 से लेकर चलते हैं 330 से 29 तक, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन 324, 315 और कैग है दोस्तों आर्टिकल 148। इतना सबको पता है। अब आगे आते हैं दोस्तों, ये संवैधानिक है, तो ये सब के सब, ये तीनों के तीनों भी संवैधानिक है, एससी एसटी और ओबीसी। तो ये है भाग 16 में। ये किसमें है? भाग 16 में। भाग 16 का ये 338, ये 338 ए और दोस्तों ये 338 बी नए प्रावधान के अनुसार। तो बस इतने ही है संवैधानिक, इतने ही आर्टिकल हमको याद रखना है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन 324, यूपीएससी 315, एससी एसटी ओबीसी 338, 338 से 338 बी और कैग 148। इनके भाग याद रखना है 5, 15, 14 और 16, ठीक है दोस्तों। ध्यान करो, अगर एक तरफ से देखें तो पहले 14, फिर 15, फिर 16 और ये 5 क्रम से देख लें, 5 फिर 5 के बाद 14 फिर 15 और भाग 16। अब आते हैं दोस्तों इनके बाद की संस्था, राज्यों में भी इनके प्रतिरूप है, तो इसका भी राज्य है और इसका भी राज्य रूप है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ? राज्य रूप का मतलब क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ये केंद्र के लिए बना था, बाद में राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन हुआ। संघ लोक सेवा आयोग संघ के लिए बना था, इसको बाद में राज्यों के लिए भी निर्वाचन आयोग गठन किया। तो यहां पर हमको ध्यान कैसे रखना है कि राज्यों के लिए तो तब बनेगा ना जब राज्य बनेंगे। तो राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। तो राज्य लोक सेवा आयोग जो है दोस्तों स्टेट पीएससी, तो स्टेट पीएससी का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, विशेष रूप से ध्यान रखना। प्लस इसके यूपीएससी का गठन किस आर्टिकल में हुआ? 315 में। तो 315 का ही आर्टिकल नंबर 1 ये है। ये दो चीजों की बात करता है, एक तो स्टेट पीएससी प्लस ज्वाइंट पीएससी, दोनों का गठन होता है 315 आर्टिकल 1 में। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भी होता है इसी के आर्टिकल के तहत, और किसी राज्य के लिए पृथक लोक सेवा आयोग का गठन भी होता है आर्टिकल 315 के। तो भाग 14 आर्टिकल 315 और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश बनने के बाद ही हमारा स्टेट पीएससी का गठन हुआ। आगे चलते हैं इलेक्शन कमीशन। तो दोस्तों हमको पता है कि इलेक्शन कमीशन बाकी सभी का निर्वाचन करता है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन केवल और केवल हुआ था पंचायती राज के लिए। राज्य निर्वाचन आयोग का काम है केवल ग्राम पंचायतों का चुनाव करवाना और शहरी पंचायतों का चुनाव करवाना, शहरी निकायों का और ग्रामीण निकायों का। तो इसका मतलब जब पंचायती राज बनेगा तभी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पंचायती राज का निर्माण हुआ था दोस्तों, याद होगा आपको, 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत। और 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में। यह हुआ था दोस्तों 1993 में, और मध्य प्रदेश में इसको लागू किया गया था 1994। तो मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन
मतलब मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ दोस्तों 1994। तो हमें बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन हमें पता है। राज्य इलेक्शन कमीशन कब होगा? जब राज्य में इलेक्शन कमीशन की जरूरत पड़ेगी। जरूरत कब पड़ेगी? जब राज्यों की पंचायती राज का गठन होगा। तो राज्यों में पंचायती राज का गठन कब हुआ था? हमारे यहां 1994 में। तो राज्यों के लिए इलेक्शन कमीशन बना। संघ लोक सेवा की हमें राज्यों में कब जरूरत पड़ेगी? जब हमारे राज्य का निर्माण होगा। तो 1 नवंबर 1956। तो 1 नवंबर 1956 को हमारा राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। अब अपन चलते हैं नीचे दोस्तों। तो कल मैं बता चुका था कि सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं महिला से। तो महिला के लिए याद रखना दोस्तों कि इसका गठन कब हुआ था। तो यहां थोड़ी सा बता देता हूं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके तहत हुआ। तो ये संसद में पारित अधिनियम के तहत महिला आयोग का गठन हुआ। तो अधिनियम को क्या बोला जाता है? महिला संरक्षण अधिनियम। तो महिला संरक्षण अधिनियम था दोस्तों 1990। महिला संरक्षण अधिनियम कब का था? 1990। और इस अधिनियम के तहत गठन हुआ इसका 1992। ठीक है दोस्तों, दो सन याद रखना है, 90 और 92। अब किसी को कोई दिक्कत हो रही होगी, कोई परेशानी हो रही होगी, याद ना रहता हो, तो बस यहां पर एक छोटा सा बदलाव करना है आप लोगों के लिए। तो यह याद रखना है बस दोस्तों, इसको याद रखना कि इसका मतलब है आज के बाद से इस महिला को कन्वर्ट कर लेना कि ये जो महिला है कितनी साल की है? 90 से 92 साल की बूढ़ी महिला है। कैसी है? 90 से 92 साल की बूढ़ी महिला। तो अब महिला ना बोल के इसको, ये मैंने लकड़ी बना दी है तो इसको समझ में आ रहा है कि कमर झुक चुकी है इसकी। तो 90 से 92 साल की महिला, मतलब महिला संरक्षण अधिनियम 1990 और इसके तहत महिला आयोग का गठन हुआ 1992। फिर आते हैं दोस्तों, हम इसके बाद आते हैं मानव अधिकार आयोग। तो दोस्तों मानव अधिकार आयोग भी अधिनियम के तहत गठित हुआ। तो 1993 के अधिनियम के तहत 1993 में ही, फिर से ध्यान रखना दोस्तों, 1993 के अधिनियम के तहत 1993 कब? 12 अक्टूबर 1993 को ह्यूमन राइट कमीशन का गठन हुआ था। क्लियर है? और इसी का समरूप कहां होता है दोस्तों? राज्यों में। तो राज्यों में यह गठन हुआ था 1995 में। कब हुआ था? 1995 में। 93 में केंद्रीय मानव अधिकार आयोग और 95 में मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग। 1990 के एक्ट के तहत 92 में महिला आयोग और 1998 में मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन हुआ। बस इतना याद रखना है। SC ST OBC अपन इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि अपन को यहां पे पढ़ना है कि पहले SC ST दोनों एक थे 65वें संविधान संशोधन तक, फिर इसके बाद SC ST अलग हो गए और OBC आयोग के बारे में थोड़ी सा अपन को देखना है। अब दोस्तों यहां आ जाते हैं। तो बच्चे, तो मैंने पहले आपको कोड बताया था कि बच्चों की याद रखना है उम्र कितनी है? 5 से 7 साल। कितनी है दोस्तों? 5 से 7 साल। इसका मतलब क्या हुआ? 5 से 7 साल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि बाल संरक्षण आयोग का गठन हुआ है बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत 2007 में। बाल संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? 2005 के एक्ट के तहत 2007 में। और इसके बाद थोड़ी सा हमको ध्यान रखना है एनजीटी के बारे में दोस्तों। हाँ, अब हम चलते हैं कहां? राज्यों में। तो राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन भी साथ में ही हुआ था दोस्तों 2007 में। एक्चुअली इसको थोड़ी सा और समझ लो, अभी बाद में भी समझाऊंगा मैं। ये 3 स्तर पर होता है दोस्तों, 3 स्तर पर। एक तो होता है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, दूसरा होता है राज्य बाल संरक्षण आयोग और तीसरा होता है दोस्तों जिला बाल न्यायालय। ये कहलाता है दोस्तों जिला बाल न्यायालय। ये 3 संस्थान हैं, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग और जिला बाल न्यायालय। ठीक है? आता है एनजीटी वाला दोस्तों, मतलब हरित न्यायाधिकरण वाला। तो मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ये कैसा पेड़ है दोस्तों, जिसमें कितनी शाखाएं हैं? 5 इस साइड, 5 इस साइड, मतलब टोटल 10 शाखाएं हैं। तो इसका मतलब है कि 2010, मतलब क्या है? 2010। साथ में बताया था कि ये क्या देता है हमको? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मतलब क्या है दोस्तों? अक्टूबर।
तो इसका गठन हुआ था अक्टूबर 2010 में। कोई और सन याद करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब साफ साफ है कि एनजीटी का गठन हुआ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 2010 अक्टूबर 2010 में इसका गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं इसमें। तो इसको याद करो, मैंने आपको एक कोड बताया था कि ये जो फील्ड है ये कितना बड़ा है, तो 13 एकड़ से लेके दोस्तों 16 एकड़ तक। कब का है ये? 13 एकड़ से लेके 16 एकड़ तक। इसका मतलब है कि ये अधिनियम कब का था? खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ये था खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, और इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गठन हुआ था इसका 2017 में। कब हुआ था? 2017 में। तो शायद थोड़ी फास्ट हो रहा होगा, पर इसको आराम से चलते हैं दोस्तों। फिर एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन। दोस्तों मुझे पता है इस तरह से मेहनत कर लोगे तो आपके क्वेश्चन बनेंगे, आपकी मेहनत का परिणाम निकलेगा, और एक के बाद एक सिर्फ आयोग पढ़ते रहोगे, रटते भी रहोगे, और उसके बाद क्वेश्चन आया, कंफ्यूज हो गया, तो मुझे लगता है कि वो कोई फ्रूटफुल नहीं है। तो इसी तरह से याद करना ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन पकड़ा दोस्तों। तो इलेक्शन कमीशन भाग कौन सा है? 15। आर्टिकल कौन सा है? 324। गठन वो तीनों का कब गठन हुआ था? 26 जनवरी 1950। उसमें से सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ी? इलेक्शन कमीशन, तो उसको एक दिन पहले गठन कर दिया। 26 जनवरी की जगह वो कब हो गया? 25 जनवरी 1950। उसके बाद आया यूपीएससी, तो यूपीएससी भाग 14, आर्टिकल 315, और उसका गठन भी कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अब दोस्तों इनके राज्य के देखते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग तो तब गठित होगा ना जब उसकी जरूरत पड़ेगी। और राज्य निर्वाचन आयोग की जरूरत कब पड़ती है हमको पड़ती है पंचायती राज के इलेक्शन के लिए। तो पंचायती राज का गठन ही 73वें 74वें संविधान संशोधन में हुआ। इसका मतलब है कि उसका गठन हुआ 1994 में। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ 1994 में। उसके नीचे आते हैं दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग के बाद आता है राज्य लोक सेवा आयोग। तो राज्य लोक सेवा आयोग की तो जरूरत तब पड़ेगी जब राज्य बनेगा, तो 1 नवंबर 1956। क्लियर हो गया। अब हम पकड़ते हैं, सबसे पहले आते हैं नीचे महिला। तो महिला लकड़ी ठेक रही है, बूढ़ी है, कितने साल की है वो? 90 से 92 साल की। तो महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ 1992। उसके बाद चले दोस्तों ह्यूमन के 92 के बाद मानव बने। तो मानव का क्या कहलाया? 1993। तो इतना बस याद रखना, 1993 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 1993 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार। और आगे चलते दोस्तों, इसके बाद हम महिला से यहां पे छोड़ दिए और यहां पे पहुंचे बच्चे। बच्चों को मैंने कल याद कराया था, कितने साल के बच्चे? 5 से 7 साल के बच्चे। मतलब 2005 के एक्ट के तहत इनका गठन हुआ 2007 में। फिर पहुंचा हमने ग्रीनरी में। तो पेड़ों की कितनी शाखा निकलती है? 10। तो 2010 में, तो 2010 के अधिनियम के तहत 2010 में ही गठन हो गया किसका? राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का, हरित न्यायाधिकरण का। फिर हम आते हैं दोस्तों पेड़ पौधे मतलब खाद्य में, कृषि में। तो कृषि के लिए हमें कितनी जमीन चाहिए? 13 से 17 एकड़। मतलब 13 का एक्ट था और अधिनियम बना 17 में। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत 2017 में हमारे फूड आयोग का गठन होता है। अब हम चलते दोस्तों ऊपर। कैग का हम देख चुके हैं 26 जनवरी 1950। सीबीसी, तो दोस्तों इसका गठन हुआ था 1964 को। सीबीसी का गठन 1964 को। इसके बाद सीबीसी के बाद आते हैं दोस्तों आरटीआई। मतलब आरटीआई एक्ट है और संस्था का नाम है सीआईसी। तो सीआईसी का गठन हुआ 2005 के अधिनियम के तहत 2005 में। ठीक है दोस्तों, तो बस एक ही डेट याद रखना है, 2005 और 2005। बचा नीति आयोग का दोस्तों, तो 5 से सीधे पहुंचे हम 15। तो 2015 में गठन हुआ नीति आयोग का। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आपको मुझे लगता है एक बार में याद हो गया होगा। नीति आयोग 2015, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन उसका गठन हुआ 2005 में। ठीक है, आरटीआई एक्ट के तहत। उसके बाद सीबीसी 1964 में। उसके ऊपर कैग 26 जनवरी 1950। वहां कृषि देखते हैं तो याद रखना कृषि का 13 से 17 एकड़ की जमीन, पेड़ 10 शाखाओं वाला पेड़, बच्चे 5 से 7 साल के बच्चे, महिला 90 से 92 साल की बूढ़ी महिला, सब 1993 का सब क्या है? मानव। इसके ऊपर चलते हैं दोस्तों तो यूपीएससी
और इसके साथ चलते हैं इलेक्शन कमीशन। अब लास्ट क्वेश्चन मैं करता हूं दोस्तों, जो हमको पढ़ना है। यह पूछा जाता है, अधिनियम तो हमने पढ़ लिया, पर यह पूछा जाता है इस अधिनियम की किस धारा से हुआ, इस अधिनियम की किस धारा से गठन हुआ। तो ध्यान रखना दोस्तों, जितने भी अधिनियम के तहत गठन हुआ है, जितने भी अधिनियम के तहत गठित हुए हैं, सभी संस्था केवल और केवल एक ही धारा से गठित हुए हैं, और वो धारा नंबर 3 है। कौन सी है? 3। तो कोई भी पूछे, अगर पूछे मानव अधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम की किस धारा में हुआ, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत हुआ। महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत गठन हुआ। एक्चुअली किसी भी अधिनियम में देखो तो पहले उसका नाम, क्षेत्र और लागू होने की तिथि होती है, दूसरी धारा में हमेशा उसकी परिभाषा होती है, और तीसरी धारा में कोई निर्माण होता है, कोई आयोग संस्था बनाई जाती है, तो वो 3 में ही होता है। तो इसलिए सभी की सभी आप देख लो किस धारा में है? 3। अब अंतर कहां पड़ता है, अलग से कहां होता है, वो हमको ध्यान रखना है। वो है हमारे राज्य के आयोग। ठीक है, केंद्र के आयोग जितना भी पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आयोग पूछा जाएगा, सब किस धारा में है? धारा 3 में है। अगर पूछा जाए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किस धारा के तहत और किस अधिनियम के तहत हुआ, तो सीधा सीधा है, याद रखना है, 2010 याद है आपको। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत गठन हुआ एनजीटी का। लेकिन जो राज्यों का है वो अलग अलग है दोस्तों, तो वो उसको याद रखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले याद रखना सीआईसी। तो सीआईसी में याद रखना इसका राज्य धारा कौन सी है? 15। राज्य की धारा याद रखना 15। खाने वाले का इसकी याद रखना राज्य की धारा 16। कौन सा याद रखना है दोस्तों? 16। बच्चों का याद रखना है दोस्तों 17, क्योंकि 17 साल में बच्चा वयस्क मान लिया जाता है, 18 साल से वयस्क चालू हो जाता है, तो अंतिम 17 साल है। और लास्ट में मानव अधिकार, तो मानव और अधिकारों की बात हमेशा किस आर्टिकल में की गई है? 21। केवल ये 4 चीजें याद रखनी है। मानव से संबंधित 21, बच्चों से संबंधित 17, खाने से समझे 16, और सूचना का समझना 15। बस ये 3 शब्द याद रखना, आपका पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ 1993 अधिनियम की उपधारा 21 के तहत। किस धारा के तहत? 21 के तहत। याद कैसे रखोगे? संविधान का आर्टिकल 21 किसके लिए है? मानवता के लिए, ह्यूमन के लिए। हमें शिक्षा का अधिकार, हमें बोलने के बहुत सारे अधिकार हैं, जीवन का अधिकार, वो सब आर्टिकल 21 है। तो 21 से याद रखना कि मानवता के संबंध में है। तो राज्य मानव अधिकार किस उपधारा से बना है? आर्टिकल एक्ट 1993 की उपधारा 21 के तहत। बच्चों का पूछा जाए तो हमको याद रखना है कि बच्चे 17 साल तक बच्चे होते हैं, 18वें साल में वयस्क हो जाते हैं। हम बोलते हैं ना 18 साल की उम्र हो गई, तो 17 साल तक बच्चे होते हैं, 18 साल में वयस्क हो जाते हैं। इसका मतलब है कि राज्य बाल आयोग का गठन किसमें हुआ? तो बाल संरक्षण अधिनियम 2005, बाल संरक्षण अधिनियम 2005 की उपधारा 17 के तहत, उपधारा 17 के तहत। फिर हम बात करते हैं दोस्तों खाद्य की बात करते हैं, तो पूछा जाता है राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किस उपधारा में हुआ? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की उपधारा 16 के तहत, उपधारा 16 के तहत। अब बचा सूचना आयोग, तो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ था एक्ट 2005 के तहत, तो केंद्रीय का 2005 के तहत, धारा 3 के तहत, और राज्य का, तो राज्य का धारा 15 के तहत। तो अधिनियम 2005 की उपधारा 15 के तहत। तो दोस्तों ये जो पूछे जाते हैं, 2 चीजें पूछी जाती हैं, एक तो राष्ट्रीय आयोग का गठन और एक राज्य आयोग का गठन। तो कोई भी राज्य आयोग पूछ ले आपसे उठा के, तो सीधे सीधे उसके एक्ट का नाम और धारा नंबर 3 बोल देना है हमको। और अगर राज्य का पूछे तो राज्य का बस याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले सीआईसी, उसको 15 उपधारा याद रखना, खाने वाले का 16 उपधारा याद रखना, बच्चों का 17 साल के बाद बच्चे वयस्क हो जाते हैं तो 17 याद रखना, और आर्टिकल 21 में ह्यूमन राइट कमीशन, तो उसका याद रखना उपधारा 21। इसका मतलब है मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किस
अधिनियम के तहत हुआ है? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की उपधारा 21 के तहत। अगर पूछता है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस धारा के तहत हुआ है, तो दोस्तों मैंने पहले बता दिया, राष्ट्रीय स्तर का कोई भी हो, सब किस धारा में गठित हुआ है? 3। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है महिला संरक्षण अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत। और पूछ ले राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ है, तो दोस्तों क्योंकि मैंने महिला आयोग का अलग से नहीं बनाया, मतलब उसी में ही हुआ है, तो इसका मतलब यह है, अगर पूछ ले राज्य महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत, किस धारा के तहत हुआ है, तो महिला संरक्षण अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत राज्य का भी हुआ है। केवल जो राज्यों की उपधाराएं अलग हैं वो केवल कितनी है? 4। एक तो CIC की 15, फूड वाले की है 16 और बच्चों की है 17 और मानव अधिकार के 21, बाकी सबकी सेम हैं। तो दोस्तों मैं बहुत नॉलेज की बात नहीं करता हूं, मैं सीधे सीधा नंबर गेन की बात करता हूं। तो मैं परीक्षा की दृष्टि से आपको पढ़ा रहा हूं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसकी बैठ के एक बार मेहनत कर लीजिए। मेरा कहना है आप एक बार इसको समझ के अपनी आंखें बंद करके एक डायग्राम आप खुद बना के देखिए, आपको इतना मजा आएगा। क्वेश्चन करके देखिए, किसी दोस्त से बोलिए कि अब मेरे से पूछ, आपको फटाफट क्वेश्चन बनेंगे और वही आंसर आएगा जो वास्तव में है, बिना किसी कंफ्यूजन के। अब अगली क्लास में दोस्तों हम इसकी संरचना पढ़ेंगे, कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कितने सदस्य, कैसे इनकी नियुक्ति होती है और कैसे पद मुक्ति होती है, वो बहुत कठिन पड़ता है कई बार। कौन सी समिति की सिफारिश पर नियुक्ति होती है, उच्च न्यायालय की जांच के बाद पद मुक्ति होती है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो उसको हम कंटिन्यू रखेंगे अगली क्लास में। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा।